हेलो एवरीवन। तो चलो आज का टॉपिक है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो बिना किसी देरी के आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले बताओ बजट क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, बजट का क्या मतलब होता है कि नेक्स्ट 12 मंथ में जो भी हमारा इनकम होगी या जो भी एक्सपेंसेज होंगे उनको आज बैठकर फोरकास्ट करना, उनके बारे में उसको बजट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसमें आता है कि दो बजट होता है। तो बजट किस वे में प्रिपेयर किया जाता है और क्या रहता है बजट का। तो देखो बजट जनरली 12 मंथ के लिए बनाते हैं। ठीक है, एक डेफिनेट पीरियड होता है बजट का, है ना। और बजट एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है। और जितने भी मटेरियल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे बजट में हम लोग कवर करते हैं। ओके। अब आती है दूसरी चीज की बजट जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है ना कि देखो 9 पॉइंट देखो, इसमें लिखा हुआ है द बजट रिलेटेड टू प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द बजट्स आर प्रिपेयर्ड। मतलब जो की फैक्टर होता है या जो बजट फैक्टर होता है उसका बजट हम लोग पहले बनाते हैं, उसके बाद में बाकी के बजट बनाते हैं। की फैक्टर या बजट फैक्टर का मतलब क्या होता है, लाइक प्लांट की कैपेसिटी या अपने पास में मैक्सिमम कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, या अपने पास कितनी लेबर हो सकती है, या अपन मैक्सिमम कितना सेल कर सकते हैं। तो मान लो कि किसी भी प्लांट की कैपेसिटी ही 10,000 यूनिट की है, तो सबसे पहले अपन बजट किसका बनाएंगे, प्लांट की कैपेसिटी का बनाएंगे, उसके बाद में बाकी के सारे बजट बनेंगे। ठीक है। तो जो की फैक्टर होता है या जो बजट फैक्टर होता है उसका बजट सबसे पहले बनता है, बाकी का बाद में बनता है। उसके बाद में आता है कि फिक्सेशन ऑफ बजट। बजट जनरली एक फाइनेंशियल के ईयर के लिए बनाते हैं या फिर क्वार्टर के लिए बनाते हैं। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है इसमें, देर आर रोलिंग बजट्स ऑल्सो इन विच कंटिन्यूसली रोल फॉरवर्ड 1 मंथ एज द करंट मंथ इज completed। इसका मतलब क्या होता है, रोल फॉरवर्ड करते जाते हैं हम लोग, हर एक मंथ का बजट नेक्स्ट मंथ में रोल फॉरवर्ड करते जाता है। उसको रोलिंग बजट बोलते हैं, है ना। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट कि बजट बनाने में कौन से स्टेप्स काम में लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे पूरा का पूरा, है ना। सब लोगों से पूछेंगे, मैनेजर से, जितने भी डिपार्टमेंट के हेड है सबसे पूछेंगे कि भाई कितना क्या करना है। उसके बाद में प्रॉपरली रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे उसके लिए। ठीक है। उसके बाद में रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे सब डिपार्टमेंट से आपस में। और उसके बाद में बजट को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद में क्या करना होता है, उस पर कंट्रोल। कंट्रोल क्यों जरूरी है बताओ। तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम लोगों ने फाइनली बजट बना के दिया वो इम्प्लीमेंट रियल एस्पेक्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए अलग अलग हम लोग मेथड यूज में लेते हैं फिर कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है। तो ये हो गई स्टेप्स। बजट के स्टेप्स क्या क्या बताओ दोबारा से। प्लानिंग, एलोकेशन, देन रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, कोऑर्डिनेशन, देन इम्प्लीमेंट और फाइनली कंट्रोल। ठीक है। देन उसके बाद में आता है रिस्क इन बजट। बजट में रिस्क क्या क्या है, तो देखो अगर बजट फेल हो गया, जब बजट फेल होगा, अगर जो हमने एस्टिमेट काम में लिए ना वही एक्यूरेट नहीं है ना। और बजट अगर रिगिड होगा तो क्या होगा, है ना। अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बजट में तो उसकी भी रिस्क रहेगी। और बजट एक एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव प्रोसेस है कि छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बजट और इन सब चीजों पे एक्सपेंस कर ही नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये, है ना। और बजटिंग इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट मैनेजमेंट, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, वरना तो कोई काम का नहीं है जो भी हम लोगों ने बजट बनाया उसके बारे में। ठीक है। देन ये सब चीजें हो गई, ये सिंपल चीजें हैं, बहुत कम बार ये लोग पूछते हैं ये सब स्टेप्स और रिस्क वगैरह ये सब। उसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बजट का, वो है बजटरी कंट्रोल। तो बताओ बजटरी कंट्रोल क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, बजट बनाया। देन उसके बाद में क्या हुआ, जो एक्चुअल में, जब एक्चुअल में जो हुआ, मतलब सबसे पहले बजट किसका बनाया हम लोगों ने, इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी होंगे उनका बजट बनाया। उसके बाद में एक्चुअल इनकम और एक्सपेंसेस हो गए। तो ईयर एंडिंग में क्या हुआ, जो बजट बनाया था और जो एक्चुअल हुआ उनका बैठ के हम लोग कंपैरिजन करेंगे। और उसके बाद में उनमें जो भी डिफरेंसेस आएंगे उनको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन देम एंड टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल वेरिएंस इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल। तो अब समझ में आया बजटरी कंट्रोल किसे कहते हैं, बजट बनाना देन एक्चुअल उनका कंपैरिजन करके उनमें जो भी वेरिएंस आए उनको कंट्रोल करना, उसको क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में आ गया बजटरी कंट्रोल के एडवांटेज क्या क्या है देखो। पहला एडवांटेज है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। ठीक है, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। दूसरा क्या है, फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन।
क्या होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? इज ए स्ट्रेटजी that manager will only step in when there are significant deviation from planned outcome. अगर जो हमने प्लान किया उसमें और जो एक्चुअल में हुआ उसमें अगर सिग्निफिकेंट वेरिएंस है तो उसको क्या बोलते हैं हम? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं। ये स्ट्रेटजी वहां पे काम में लेते हैं। उसके बाद में आ गया बजट एक्ट एज ए मोटिवेटिंग फोर्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट एज ए बेसिस फॉर इंटरनल ऑडिट। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक। देन एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखो बजट में जनरली ये लोग कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ना आपसे, जैसे बजटरी कंट्रोल का हो गया है ना, परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है ना, बजट कमेटी, बजट मैनुअल, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। कभी भी आपसे इनके स्टेप्स या एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर जैसे कुछ वो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि प्रोडक्शन कैसे निकलेगा बजट में, है ना, उसका रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी, सेल्स बजट में सेल्स कैसे निकलेगा, वो सब नहीं पूछते हैं ये लोग, है ना। सो अब आता है, देखो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इस वाले चैप्टर में, बजट रिपोर्टिंग। बजट की रिपोर्टिंग कैसे होती है? देखो सिंपली क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो एक बजट कमेटी अपॉइंट करते हैं, है ना, और बजट कमेटी फिर बजट कंट्रोलर अपॉइंट करती है। अब बजट कंट्रोलर का क्या काम होता है? बजट कंट्रोलर जो है, जो भी डिपार्टमेंट है, जितने भी अपने डिपार्टमेंट है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हो गया, R&D हो गया, उन सब से बजट लेगा, उसको कंपाइल करेगा और उसको किसको सबमिट करेगा? बजट कमेटी को। और बजट कमेटी किसको करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये बहुत बार पूछा गया कि बजट कंट्रोलर को कौन अपॉइंट करता है, तो बीओडी नहीं करता है, बजट कमेटी अपॉइंट करती है, ठीक है। और बजट कंट्रोलर किसको सबमिट करता है? बजट बजट कमेटी को, ना कि बीओडी को करता है। बजट कमेटी फिर बीओडी को सबमिट करती है। और कभी भी का ये क्वेश्चन भी पूछते हैं लोग, बहुत बार पूछते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है उनसे, जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे सबसे बजट कंपाइल कौन करता है? बजट कंट्रोलर करता है, ना कि बजट कमेटी करती है ना। ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, तो इसको अच्छे से रीड करना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आ गया कि बजट कमेटी क्या होती है, बताओ। तो ये ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जिसमें अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स को ये लोग शामिल करते हैं और वो एक बजट कमेटी बनाते हैं। फिर वो डिसाइड करती है कि उनको फिर नेक्स्ट 1 ईयर में कितने एक्सपेंस करने हैं, कितने इनको इनकम होगी डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, इन सब चीजों को वो लोग डिसाइड करते हैं। तो कौन करता है? बजट कमेटी करती है ये सब, मतलब ब्रॉडर लेवल पे करते हैं ये लोग, बजट कमेटी वाले। उसके बाद में आ गया बजट मैनुअल। तो बताओ बजट मैनुअल क्या होता है? देखो बजट मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय बजट डिपार्टमेंट। बजट डिपार्टमेंट बनाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ बजट कमेटी। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि बजट कमेटी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज होती है वो कहाँ डिफाइन होती है? वो बजट मैनुअल में डिफाइन होती है, ठीक है। तो बजट मैनुअल में क्या होता है बताओ? बजट मैनुअल में जो भी रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट कमेटी की वो डिफाइन होती है। उसके बाद में आ गया नेक्स्ट जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? देखो जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि हम लोग किसी भी पास्ट ईयर के डेटा को या किसी भी चीज को हम लोग बेस नहीं मानते। हम लोग सब कुछ वहां स्क्रेच मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको जीरो बेस्ड बजटिंग बोलते हैं। देखो द बेस लाइन इज जीरो रेदर देन द प्रीवियस ईयर बजट। इसको दे नोवा बजटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे नोवा बजटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और बजटिंग फ्रॉम बिगिनिंग विदाउट एनी रेफरेंस टू द बेस पास्ट बजट एंड एक्चुअल हैपनिंग। तो समझ गए? ये देखो फिर से मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है कि एंटायर बजट रिक्वेस्टेड इन डिटेल फ्रॉम स्क्रेच, हेंस जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं इसको। जीरो बेस बजटिंग क्या हुआ? जीरो बेस बजटिंग में प्रीवियस ईयर का जो भी डेटा है उसको किसी भी चीज को हम लोग बेस नहीं लेते हैं, कोई भी पहले की चीजों को देखते हुए बजट नहीं बनाते हैं। ये सिंपली स्क्रेच मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसको जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं। साथ में जीरो बेस बजटिंग को दे नोवा बजटिंग भी बोलते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आ गया परफॉर्मेंस बजटिंग। तो बताओ उसका मतलब क्या होता है? कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग करना उसका मतलब होता है कि ऑपरेशंस विच आर कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब जो जो ऑपरेशन या जो जो डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट में, उनको जो है बजट का लार्जर शेयर उस डिवीजन को देना या उस डिपार्टमेंट को देना हो या उस ऑपरेशंस को देना, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस बजटिंग से हो गया आपका। फिर उसके बाद में आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? देखो इसमें लिखा हुआ है रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल वेयर रिस्पांसिबिलिटी इज असाइंड टू स्पेसिफिक पर्सन फॉर कंट्रोल ऑफ पोस्ट, ठीक है। इस स्पेसिफिक पर्सन को हम लोग रिस्पांसिबिलिटी असाइन कर देते हैं पोस्ट के कंट्रोल के लिए, उसको क्या बोलते हैं? रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं।
देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट जनरली बजट को चार जो है उनके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया हुआ है। जनरली पहला टाइम के बेसिस पे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिर नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के बेसिस पे कैपिटल और रेवेन्यू बजट। फंक्शंस ये हो गया सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, है ना, ये सारे बजट आ गए उसमें। कैपेसिटी, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट, कैपेसिटी में ये दोनों बजट आते हैं। देन उसके बाद मैंने देखो सबसे पहला होता है मास्टर बजट। बताओ मास्टर बजट क्या होता है? तो मास्टर बजट जनरली क्या होता है, जितने भी फंक्शनल बजट होते हैं उनकी कंसोलिडेटेड समरी को क्या बोलते हैं? मास्टर बजट बोलते हैं। मास्टर बजट को बजट डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। और मास्टर बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है? बजटेड बैलेंस शीट, P&L और बजटेड कैश फ्लो, ये तीन आइटम जो है मास्टर बजट में इंक्लूड होते हैं। तो आपका मास्टर बजट हो गया। देन आता है सेल्स बजट। तो सेल्स बजट कैसे निकालते हैं हम लोग? सेल्स का एस्टिमेट बनाते हैं कि हाँ हम लोग नेक्स्ट 1 ईयर में कितनी सेल करेंगे, इसके बारे में, ठीक है। अब सेल्स बजट बन गया तो उसके बेसिस पे फिर क्या बनाएंगे? प्रोडक्शन बजट। मतलब इतनी सेल के लिए हमें कितनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होएगी, तो वो किस में बनाते हैं हम लोग? प्रोडक्शन बजट में। कैसे बनाएंगे कि 100 रुपए की हमारे को सेल करनी है, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन कितने रुपए का चाहिए? 60 यूनिट्स का या 70 यूनिट्स का या 100 यूनिट्स का, जो भी चाहिए वो हम लोग प्रोडक्शन बजट में बनाते हैं। देन उसके बाद में आता है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट। ये क्या होता है मटेरियल बजट? कि जो भी प्रोडक्शन हुआ, फाइनली हमने डिसाइड किया कि 100 रुपीज की हम लोग सेल करेंगे, उसके लिए हमें 100 यूनिट चाहिए, 100 यूनिट का प्रोडक्शन चाहिए। अब वो 100 यूनिट को बनाने के लिए हमारे को कितना रॉ मटेरियल चाहिए? तो लेट सपोज हमारे को 100 kg उसके लिए, 500 kg उसके लिए मान लो कि रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो किस में आएगा? डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट में आएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल इसको? बस वही है कि एक एक फिनिश गुड्स को बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए? मान लो 5 चाहिए, तो 100 फिनिश गुड्स को बनाने में कितना चाहिए? 500 चाहिए। सिंपल सी चीजें, ऐसे क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछते जनरली, ठीक है। और सो फिर भी हम लोग वन बाय वन ये डिस्कस कर लेते हैं। फिर आता है डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। अब जो रॉ मटेरियल हम लोग यूसेज का बना लिया, अब इसमें से हमने हमारे को कितना परचेज करना और कितना अपने पास में है, वो सब हम लोग परचेज बजट में डिसाइड करते हैं। उसके बाद में आ गया फिक्स बजट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फिक्स बजट का मतलब क्या होता है? देखो ये बजट जो है अनचेंज होता है। देखो इसमें लिखा हुआ है इट्स रिमेन अनचेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। मतलब अगर एक बार एक लेवल के लिए जो डिसाइड हो गया ना बजट, वही रहेगा, ठीक है। A fixed budget is one which is prepared for one level of activity for a certain period, है ना। इसको स्टैटिक बजट भी बोलते हैं, इसको स्टैटिक बजट भी बोलते हैं। इसके बाद में है फ्लेक्सिबल बजट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट के लिए अलग अलग बजट बनाना, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। जनरली जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल बजट को ही प्रीफर करते हैं, है ना। क्योंकि फिक्स बजट पॉसिबल नहीं होता, वो एक रिगिड वाली चीज हो जाती है, इसलिए उसको फॉलो नहीं करती है जनरली ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं उनको 3 कैटेगरी में अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में। ओके। देन ये हो गया। उसके बाद में आता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या रिसिप्ट्स होंगी उनको कैपिटल बजट में अलोकेट करते हैं। लाइक फिक्स एसेट्स को परचेज करना, है ना, या कोई लोन्स लेना या शेयर को इश्यू करना, ये सब इसमें आता है। रेवेन्यू बजट में क्या आता है? रेवेन्यू बजट में वही सेल्स, अदर इनकम या एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो सब आएंगे। देन उसके बाद में केस बजट आता है। केस बजट में वही कि हमारे को कितने केस की रिक्वायरमेंट है, कितना हमारे पास अवेलेबल है ना, कितना हमारे को रिसीव होगा, कितना पे करना है, वो सब उसमें आ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट मतलब लंबे समय के लिए जो बजट बनाते हैं, लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर के लिए, वो लॉन्ग टर्म बजट बोलते हैं उसको। शॉर्ट टर्म बजट मतलब विद इन 1 ईयर में जो भी एक्सपेंस इनकम होने वाले हैं उनके लिए बजट बनाना, वो शॉर्ट टर्म में आ जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में क्या आता है? जो फिक्स असेट्स पे जितना भी हमारा खर्चा होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग के ऊपर, उसको कैपिटल बजट में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में मैंने कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं, ये आप लोग खुद से कर लेना एमसीक्यू। तो देखो ये बजट वाला चैप्टर चैप्टर अपना हो गया। अब इसको फिर से समराइज करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स को। सबसे पहले बताओ बजट कौन सा वाला बजट बजट बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग बजट फैक्टर या की फैक्टर का बजट बनाते हैं, उसके बाद में बाकी के बजट बनाते हैं। रोलिंग बजट किसे कहते हैं? जो इस मंथ का बजट है उसको नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करना, उसको बोलते हैं रोलिंग बजट, ठीक है।
देन उसके बाद में आ गया बजटरी कंट्रोल। बताओ बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जो बजट बनाया और जो एक्चुअल में हुआ उसका कंपैरिजन करना, उसको बोलते हैं वेरिएंस, और उसको कंट्रोल करना, देन उस वेरिएंस को कंट्रोल करना। तो ये क्या हुआ? बजटरी कंट्रोल। फिर आता है बजट रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले बीओडी बजट कमेटी अपॉइंट करते हैं। बजट कमेटी किसको अपॉइंट करती है? बजट कंट्रोलर को। बजट कंट्रोलर क्या करेगा? सब डिपार्टमेंट से बजट कंपाइल करेगा और बजट कमेटी को सबमिट करेगा। देन बजट कमेटी बीओडी को सबमिट करेगी। देन उसके बाद में आता है बजट मैनुअल। बजट मैनुअल में क्या होता है? बजट कमेटी के रोल्स और जो भी उसकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद में आएगा जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग का मतलब क्या होता है? जीरो से स्टार्ट करना है, स्ट्रेस से स्टार्ट करना है। इसमें कोई बेस ईयर नहीं होता है या किसी पास्ट ईयर के डेटा को नहीं लेते हैं, इसको देने हुआ बजटिंग भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग का मतलब क्या होता है कि जो जो भी ऑपरेशन या जिस भी डिपार्टमेंट से हाईएस्ट हमारे को रेवेन्यू हो रही है, उनको ज्यादा बजट या ज्यादा उनको बजट का पोर्शन अलोकेट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है? जो भी एक स्पेसिफिक पर्सन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना ताकि वो कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, है ना। उसके बाद में आता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? जितने भी फंक्शनल बजट है उन सबको कंसोलिडेटेड समरी को क्या बोलते हैं? मास्टर बजट बोलते हैं। उसको बजट डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। ये हो गया। उसके बाद में मैंने एक और बताया फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट है सबके लिए अलग अलग बजट बनाते हैं। तो देखो बजट में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है। सिंपल इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यहीं से पूछे जाते हैं। बजट मैनुअल और एक बजट कमेटी और वो कौन किसको मतलब अपॉइंट करता है, वो वाला क्वेश्चन। जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, है ना। और उसके अलावा मास्टर बजट और देन ये फ्लेक्सिबल बजट किसे बोलते हैं। बस ये सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आते नहीं है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं। देखो क्या है ना कि अभी जितने भी आप ये देख रहे हो ना, जो वीडियो आ रहे हैं अभी यूट्यूब पे, हमारे जो भी रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये सारे वीडियो आएंगे। तो देखो सारे वीडियो मेरे लिए यहाँ करवा करवा पाना पॉसिबल नहीं है ना। बट हमारा जो ऐप है और हमारी जो वेबसाइट है, तो हमारे जितने भी कोर्सेज है उनमें मैंने बाकी टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। और जो मेरा प्लान है ना, वो प्लान इस हिसाब से है कि हमारे कोर्स में ना आपको दो तरीके की वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेंगे। एक तो डिटेल वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 60 to 70 आवर्स में आपका सब कुछ सारी चीजें डिटेल में कवर कर ले। देन उसके बाद में मैं एक वीडियो बना के दूंगा 8 to 10 आवर्स का, कि जब भी आपका कोई एग्जाम हो, एग्जाम के पहले दिन क्या करना है, वो 8 से 10 घंटे का वीडियो देखना है जिसमें हम लोग सारी चीजों का रिवीजन कर लेंगे फास्ट ट्रैक मोड में, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे कोर्स में अपलोड करेंगे। तो वहां से जाके आप थोड़ा सा देखो। एंड जिन लोगों ने देखो अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है ना, वो लोग कोर्स परचेज करो और पढ़ाई स्टार्ट करो अपनी। देखो कोई भी रैंडम मटेरियल उठा के या कुछ भी समरी या किसी भी टीचर की समरी उठा ली या कोई भी रैंडम मटेरियल उठा लिया, उसको देख के देखो तैयारी मत करो, है ना। मैं एक चीज बता देता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी एक बात बोली थी कि चीजें आना और उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। बजटरी कंट्रोल सबको आता है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस मैंने बताए ना अभी 5-6 पॉइंट की क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डिटेल में जाके, बात खत्म। अब आपका बजटरी कंट्रोल से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। समझ रहे हो आप इन चीजों को? तो थोड़ा सा इस वे में तैयारी करो। और एक और बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर एमसीक्यू का क्या करें, एमसीक्यू कैसे करे, कहाँ से करे। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जनरली लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी रैंडम एमसीक्यू की सीट उठाई और उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो वहां से सिलेक्शन नहीं होना है। रैंडम एमसीक्यू सोल्व नहीं करने हैं ना, तो वो एग्जाम में आएंगे ना उससे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले पूरा थोरोली पूरे नोट्स पढ़ो डिटेल में जाके। और अगर आप कंफर्टेबल हो पढ़ने के बाद में तो ठीक है, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो हमारा वीडियो लेक्चर देखो। देन ये सब सारा हो जाए उसके बाद में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो हमारे जो भी एमसीक्यू दिए हुए उनसे या फिर पास्ट पेपर से। और जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज दी हुई है ना, 10 फुल फ्लेज मॉक टेस्ट सीरीज, वो सोल्व एनी हाउ किसी भी कंडीशन में करके ही जानी है आपको। क्योंकि ये मान के चलो जो 10 मॉक टेस्ट सीरीज है वहां से आपका लगभग 50% पेपर वहां से कवर होता है हर एक एग्जाम में। क्योंकि वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल जितने भी पीएसयूज है या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए हैं या नेट के एग्जाम है, वहां पे वो लोग वो क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट होते जा रहे हैं। तो उन क्वेश्चन के आने के बहुत हाई चांस होता है। ठीक है। तो इस वे में तैयारी करनी है। मैं हमारे ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना बाकी चीजें। और तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।